वंदे मातरम दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और आज आपके सामने लेके आया हूँ बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो। इस पे दांव पे लगेंगे 5 मार्क्स, क्लास 12th, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और उसमें पूछे जाने वाले उसमें रिलेटेड सारे फॉर्मूले और एनसीईआरटी बेस्ड। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईएससी बोर्ड के हैं या और किसी रीजनल बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, अगर वो एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कोई भी बोर्ड इंडिया का, इंग्लिश मीडियम है और वो लोग हिंदी भी मतलब भर की समझते हैं, तो उनके मतलब का ये वीडियो है। अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो आप एनसीईआरटी को ओपन कर लें। एनसीईआरटी का जो पहला पार्ट है उसको ओपन कर लें और आ जाएं पेज नंबर 65 और वहाँ से हम लोग फॉर्मूले सारे लेने शुरू करेंगे। एक 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आने के पूरे चांसेस क्या आते ही है और उनके लिए आपको फॉर्मूले मैं बताऊंगा। अच्छा साथियों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि देखिए, फॉर्मूले 2 तरह के होते हैं। एक वो फॉर्मूले होते हैं जो फॉर्मूले जैसे लगते हैं और एक वो फॉर्मूले होते हैं जो पहले तो बुक में दिए नहीं होते हैं और अगर दिए भी कहीं हैं तो वो फॉर्मूले जैसे लगते नहीं हैं, लेकिन फॉर्मूले वो भी होते हैं। तो मैं एक किनारे से अगर आपका लेके चलूं तो सबसे पहले आपको याद करना चाहिए कि टाइप्स ऑफ सेल। देखिए, ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है। इस वीडियो को देखने से फ़ायदा क्या है? इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन एनसीईआरटी के कंप्लीट करिए, बोर्ड की तैयारी हो गई आपकी। ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल्स में पहला होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, आप पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? अब ये वैसा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक तरह से फॉर्मूला है। देखिए, in these cells chemical energy is converted into electrical energy। केमिकल एनर्जी का मतलब होता है कोई रिएक्शन आप कराइए, उससे जो एनर्जी निकलेगी वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी बिजली बनेगी, बल्ब जलेगा और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सर्किट कंप्लीट होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इन दीज सेल्स, इसमें उल्टा कर दीजिए, electrical energy is converted into chemical energy। मतलब एक बैटरी से आप सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट भेजोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेजोगे और उसकी वजह से उसमें रिएक्शन होगी। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही
हम इसका एग्जाम्पल है डेनियल सेल। पहला आपका हो गया कि सेल कितने तरह के होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज कि जो सेल है आपका, उसमें कुछ साइन कन्वेंशन भी हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं, तो देखिए ज़रा। दूसरा फॉर्मूला, इन एनी सेल, आओ, अब आ भी जाओ ना, किसको बुला रहा हूं? CR को, जयकाल। आओ CR। ए से एनोड, O से ऑक्सीडेशन, C से कैथोड और R से रिडक्शन। यानी दो टर्मिनल होते हैं सेल में, कोई भी सेल हो। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन, ये फिक्स है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला है, इसको भी आप फॉर्मूला समझिए। अच्छा, तीसरे नंबर पे इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एनोड जो होता है वो होता है नेगेटिव और कैथोड होता है पॉजिटिव। ये चीज़ तो कॉमन है इन एनी सेल, लेकिन ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में है। इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो ये एक डिफरेंस है। ये हमारा हो गया फॉर्मूला नंबर 4। अच्छा, पांचवें नंबर पे है लर्न करो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी ECS। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको पूरा वीडियो मिलेगा, उससे आप उसको याद कर लो। इसको भी फॉर्मूला मान के चलो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी फॉर्मूला मान के चलो। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं NCERT को देखता चल रहा हूँ। पेज नंबर 69, पेज नंबर 70 पे नॉन इक्वेशन है और 71 पे सीरीज दी हुई है। तो अब लेते हैं हम नॉन इक्वेशन। It gives us relation between electrode potential E and standard electrode potential। इनके बीच में रिलेशन देता है। किसमें किसमें? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में और
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। इसको मैं पेज को मैं साफ कर देता हूँ, वहाँ पर लिखता हूँ। नंस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। तो देखिए, हमने लिया E इक्वल टू E0 2.303 RT अपॉन NF log QR बेस 10। ये हमारा नंस्ट इक्वेशन है। चलिए टर्म समझिए। E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर कोई हाफ सेल है, या सेल पोटेंशियल अगर कोई पूरा सेल है। E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो E हो गया और E0 हो गया, ये सेल पोटेंशियल है, और ये वैल्यू दिए जाती है हमको वोल्ट में। ये भी वोल्ट में है, ये भी वोल्ट में, ये भी वोल्ट में, और ये भी वोल्ट में। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई E और E0 की। अच्छा, अब और टर्म भी है। और टर्म है R क्या है और T क्या है। तो R तो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू ज़्यादातर यहाँ चलेगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू चलेगी। T आपका हो गया टेम्परेचर इन केल्विन, और आपको पता है कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है उसमें 273 ऐड कर दोगे तो आपको केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा। डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में 273 ऐड करोगे तो केल्विन में मिल जाएगा, और केल्विन ही लेना है यहाँ पे। यहाँ पर हमको केल्विन में लेना है। N या तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन। अगर आप इक्वेशन लेते हो उसमें इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट लगा देना, और नहीं करते हो तो आप ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट लगा देना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया N। अब हम आते हैं कि इसमें F क्या होता है। F क्या होता है? तो भाई, जो लोग दुनिया में बड़ा काम करते हैं उनको बड़ा नाम भी मिलता है। अब फैराडे ने 1933 और 1934, समझिएगा, 1833 और 1834 में लॉ दिए थे, उस दौर के हैं, और इसको इनका नाम अमर है। 200 साल लगभग हो गए, आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, और आगे 200 साल बाद भी इनका नाम चलेगा। तो देखिए, ये हो गया फैराडे कांस्टेंट, और
1 फैराडे में 96500 कूलम होते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, इतने कूलम होते हैं। तो ये 1 फैराडे हो गया। अब बात करते हैं कि ये क्यू आर क्या है। क्यू आर तो ये है रिएक्शन कोशिएंट। रिएक्शन कोशिएंट ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप केसी निकालते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, और ये बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है। एनसीईआरटी में आप देखोगे, जैसे ये एक एग्जांपल है। अब इसमें हमें एन निकालना है, तो देख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज क्या है। अब जिंक 0 से +2 हो रहा है, साफ साफ यहाँ 0 है और यहाँ +2 है, 10 = 2 हो गया। आप इंक्रीज से भी निकाल सकते हो, आप डिक्रीज से भी निकाल सकते हो। Cu2+ से Cu +2 से 0, तो ये भी तो आपका हो गया, तो 2 हो गई वैल्यू। अच्छा, जब QR निकालते हैं तो उसका तरीका ये होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो QR को समझना बहुत ज़रूरी है। अब वीडियो को ध्यान से पढ़ोगे, पूरा चैप्टर एक तैयार हो जाएगा मतलब भर का। ये मान के चलो आप 5 नंबर करीब अगर क्वेश्चन कर लिए बुक के, तो 5 नंबर पक्के। तो मैं ज़रा आपको QR को समझाता हूँ। तो मतलब ब्रैकेट में अगर कोई फार्मूला लिखा होगा तो वो कंसंट्रेशन होगा, मोल पर लीटर होगा। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, वो होता है हमारा QR। देखिए यहाँ पे अगर हमें QR निकालना है, तो प्रोडक्ट तो 2 है, तो दोनों को लीजिए, Zn2+ लीजिए और Cu लीजिए। बस यहाँ प्लस मत लगाइए, यहाँ पे इनटू हो जाएगा, प्लस नहीं रहेगा। कभी कभी गलती में स्टूडेंट प्लस लिख देता है, गलत कर देता है, इनटू रहेगा। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, देखिए Zn और Cu2+, ठीक है। तो ये हमारा टर्मिनोलॉजी बनी। अब देखो इसमें ये है सॉलिड और ये भी है सॉलिड। जो आयन होते हैं वो सॉल्यूशन में होते हैं एक्वस। तो जो सॉलिड होगा, कोई भी सॉलिड का कंसंट्रेशन है, याद कर लो, उसको 1 लिया जाएगा। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है अगर इक्वेशंस में, तो उसकी वैल्यू की जगह 1 रखा जाएगा। तो देखिए Zn2+ तो आएगा, इसको Cu को रखेंगे 1, इसको Zn को रखेंगे 1, और ये हो जाएगा Cu2+। और फाइनली ये आ जाएगा Zn2+ का कंसंट्रेशन अपॉन Cu2+ का। अगर आप इन दोनों की वैल्यू निकाल के रख दोगे, ये गिवन होगी वैल्यू, तो QR निकल आएगा। मैंने आपको एक एक टर्म बताए। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमें इसकी एक सिंपल फॉर्म भी यूज़ करनी है, ध्यान रखना, इसकी एक सिंपल फॉर्म। और एक चीज़ मैं भी एक एग्जाम्पल और लेना चाहूँगा, मैं देता हूँ एक और एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल एक लेता हूँ, मैं एक सेल रिएक्शन लेता हूँ। देखिए Zn + Ag + Zn2 + 2Ag। इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए। 2 इक्वेशन बना के आपको बैलेंस करना है। उसके लिए आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड
क्लास 11th में पढ़ा है रिडॉक्स में, उसको पढ़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको आयन इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड वीडियो अवेलेबल है, उसको पढ़िए। तो देखिए इसको बैलेंस करना है, तो इस तरीके से करेंगे तो ये बैलेंस हो गया। अब देखिए क्यू आर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, देखिए प्रोडक्ट हो गया ये Zn2 प्लस रिएक्टेंट Ag। लेकिन ये जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, जो मोल होते हैं, जो फॉर्मूले के पहले लिखे नंबर्स होते हैं, वो पावर में जाएंगे, तो ये चला जाएगा यहाँ पावर में। अब देखो अपॉन Zn इंटू Ag प्लस का स्क्वायर। अब देखिए ये वाला Zn हमारा है सॉलिड और ये वाला Ag भी है सॉलिड, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म हो जाएंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 1, तो यहाँ पर क्या आएगा Zn2 प्लस अपॉन Ag प्लस का होल स्क्वायर। और वैल्यू ये आपको दी होगी, इसको रख दोगे, सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू निकल आएगी। अब अच्छा n निकालते हैं इसके लिए, तो Zn 1 से 0 हो रही है तो Zn की वैल्यू 2 हो गई। आप इंक्रीज निकाल लो या डिक्रीज निकाल लो, और डिक्रीज में देखिए ये +1 है Ag पे, ये 0 है, तो +1 से 0 क्या हुआ 1, लेकिन 2Ag इधर है, 2Ag इधर है, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी वैल्यू 2 हो जाएगी। इंक्रीज और डिक्रीज बराबर होते हैं। अच्छा अब आता हूं मैं इसके सिंपल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म ऑफ नन्स्ट इक्वेशन। सिंपल फॉर्म में आएंगे क्योंकि इसमें जरा बहुत बड़े बड़े टर्म्स हैं। तो देखिए सिंपल फॉर्म ऑफ नन्स्ट इक्वेशन, तो इसमें क्या है कि देखिए पहली बात, केमिस्ट्री में ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते हैं। ज़्यादातर कांस्टेंट उनकी वैल्यू निकाली जाती है 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अब हमको करना ये है कि इसका मतलब हो गया 298 केल्विन टेम्परेचर हो गया। अरे भाई इसमें 273 ऐड कर दो, 25 + 273, क्योंकि वैल्यू केल्विन में होनी चाहिए, तो 2.303 RT अपॉन F। ये वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, 2.303, 8.314, 298। टेम्परेचर फिक्स करते, R तो कांस्टेंट होता है, और ये 96500 होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.059। फोकस करिए इस पे, ये वैल्यू आएगी। और इक्वेशन नंबर 1 में देखिए ये वाला टर्म, इसको देखिए ध्यान से, ये टर्म बन जाएगा 0.59। तो देखिए क्या इक्वेशन आएगी, E = E0.059 अपॉन n log QR। अच्छा लॉग में बेस 10 होगा। ये हमारा बन गया सिंपल फॉर्म। अब आप न्यूमेरिकल जितने आएंगे 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, उनमें आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, सिंपल फॉर्म वाला। एक तो वो पेपर में आपको गिवन होगा कि ऐट 298 केल्विन या ऐट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और अच्छा मान लो अगर नहीं दिया है तो भी बिना टेम्परेचर के आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। इफ़ टेम्परेचर इज गिवन 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन, then you have to use this formula. This is
सिंपल फॉर्म, ये क्वेश्चन नंबर 2 है एंड दिस इज सिंपल फॉर्म ऑफ Nernst equation. If 25 degree centigrade temperature is given, then use this formula. And if no temperature is given in the question, then we have to suppose that temperature is 25 degree centigrade, because without having the value of temperature, we cannot apply Nernst equation. So in this situation, in that situation, we also have to use this equation. तो टेम्परेचर दिया हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ नहीं दिया हो तो यही फार्मूला हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है। इस बात को आप लोग अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। तो देखिए अब आपके 6 फार्मूले हो गए, यू हैव 6 फार्मूले। अब आगे बढ़ते हैं और इसी नर्न्स्ट इक्वेशन में हम लोग और भी फार्मूले बनाते हैं। जैसे आप देखिए, अब हम यहाँ पर 7 नंबर पे आएंगे। नंबर 7 और रिलेशन बिटवीन E0 एंड Kc होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनके बीच में रिलेशन। तो देखिए, एट इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ एनी रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल प्रोसेस एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उस स्टेट को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम होता है तो हमें कुछ कंडीशंस यहाँ डालनी पड़ती हैं। तो देखिए, इक्विलिब्रियम में E की वैल्यू, जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है, वो 0 नहीं होता है। वो सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का 0 होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका 0 होता है, बाकी सबका कांस्टेंट होता है। लेकिन कोई भी रिएक्शन हो, इक्विलिब्रियम होगी तो E की वैल्यू 0 होगी और QR इक्वल टू होगा Kc के। आपके 2 ये कंडीशन डालनी पड़ेंगी। एक तो आपकी कंडीशन होगी, इसमें आप इक्विलिब्रियम पे E की वैल्यू 0 रखोगे और एक आपकी होगी QR को Kc रखोगे। तो अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये देखिए 0 हुआ E0, उसके बाद -3 log Kc, यहाँ 0 रख दिया E की जगह पर, QR के प्लेस पर रख दिया Kc। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और हमें रिलेशन मिल जाएगा E0 और Kc के बीच में। देखिएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा E0 सेल इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log Kc। अगर कोई क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व, तो अब आप उसको Kc और E0 से रिलेटेड है तो ये फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, इसमें एक काम हम और करेंगे। अगर मान लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है या कोई टेम्परेचर नहीं दिया है तो हमको 25 डिग्री लेना पड़ेगा। देखिए, टेम्परेचर 25 डिग्री C दिया हो या कोई टेम्परेचर ना दिया हो, आपको 25 लेना पड़ेगा। और आपको पता है, अभी मैंने बताया आपको
कि इक्वेशन में जो ये वाला टर्म है, ये वाला, इस टर्म की वैल्यू 0.059 होती है, तो होगा ई नॉट सेल 0.059 अपॉन n log Kc बेस 10। तो ये भी एक आपका फॉर्म है, वो आपको अक्सर आपको न्यूमेरिकल में यही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये 7वां हुआ। 8वां देखिए, 8वां है गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी एंड ई सेल। देखिए डेल्टा जी माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी ये गिब्स जी होता है, गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी होता है उसमें चेंज, एन आपको मैं बता चुका हूँ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन, एफ फैराडे कांस्टेंट, और ये ई जो है ई सेल है। अगर हम यही फार्मूला आप पेज नंबर एनसीईआरटी में देख सकते हो पेज नंबर, जरा चश्मा लगा लो भाई, 73, ये 73 चल रहा है नई एडिशन में, और आर्टिकल में पढ़ देता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नंस्ट इक्वेशन 3.3.1। अच्छा, उसके बाद ये तो हमारा एक फॉर्मूला हुआ। अब एक नवे नंबर पे अगर यही स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा तो यहाँ नॉट लग जाएगा, तो माइनस एन एफ ई नॉट, ये भी एक फार्मूला हुआ। इसमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव ही निकलेगी। अच्छा, एक और फार्मूला है फार्मूला नंबर 10, डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन के। एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में बदलोगे तो 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपने देखो यहाँ कर दिया लॉग, यहाँ कर दिया लॉग, तो जैसे ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 को हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, और जो न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप यूज़ करोगे, इसको यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। तो ये हमारा हुआ फार्मूला नंबर 10। 11 में देखिए ओम्स लॉ, भैया V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ से फिर से एक शुरू करते हैं नंबर। तो V आपको पता है वोल्टेज किस में होगा, वोल्ट में। अब भाई यूनिट के साथ फार्मूले के साथ यूनिट भी तो देखने हैं। I इलेक्ट्रिक करंट किससे डिनोट करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, सॉरी एम्पियर। R क्या होता है, R होता है रेजिस्टेंस, और इसका यूनिट होता है ओम। ऐसे लिख दो और या फिर ऐसे सिंबल बना दो। तो ये फार्मूला हुआ हमारा V इक्वल टू आई आर। कोई फार्मूला छूटना नहीं चाहिए, सारा फार्मूला। जिनको थोड़ी कम मेहनत करके भी अच्छे नंबर लाने हैं, ये वीडियो पूरा देख लो, क्वेश्चन कर लो एनसीईआरटी से सारे, तैयारी हो गई आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की। चाहे आप 2021 में दो, चाहे आप 2022 में दो। अब देखिएगा
हमारा अगला फॉर्मूला वो होता है जी। जी इक्वल टू होता है 1/r। जी होता है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। और यूनिट अगर हम जी का देखेंगे तो देखो जो मेन यूनिट है इसका वो है सीमेंस। सीमेंस है, एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। दूसरा आप ले सकते हो ओम इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। और तीसरा होता है मो, MHO, कोई भी यूज़ करते हो, लेकिन सीमेंस जो होता है वो इसका SI सिंबल है। 13वां फॉर्मूला है रो इक्वल टू RA/L। रो जो होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। आर जो है वो रेजिस्टेंस है, आप जानते ही हो, मैंने लिखा है अभी। ए जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर हो या कोई सल्यूशन, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, एक फॉर्मूला ए का बना देता हूँ, πr²। आर होता है रेडियस, अच्छा, एल होता है लेंथ ऑफ द वायर, या वो सल्यूशन की लेंथ हो गई तो वो हो गया आपका लेंथ। तो जो यूनिट होता है रेजिस्टिविटी का, देखो इसको पढ़ते हैं रो, RHO, रो। तो इसका जो यूनिट होगा तो ये ओम हो गया। देखो यूनिट जो होगा इसका, एक तो होगा ओम सेंटीमीटर, मीटर ओम मीटर, लेकिन ज़्यादातर यहाँ यूनिट चलेगा ओम सेंटीमीटर। आप याद रखना ओम सेंटीमीटर को प्रेफर करना। केमिस्ट्री में NCERT में आपको ओम को के साथ सेंटीमीटर, मीटर टर्म नहीं चलेगा, सभी जगह पर आपका सेंटीमीटर टर्म चलेगा। तो रो हो गया रेजिस्टिविटी। यूनिट भी मैं बताता चल रहा हूँ आपको। अब आप 14 नंबर पे आइए, ये होता है कप्पा, और इसको बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। तो ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का, ये हो जाएगा 1/रो। तो कप्पा इक्वल टू हो जाएगा L/RA। उल्टा कर दो। अच्छा, यूनिट अगर बनाओगे कप्पा का तो देखो ये 1/R सीमेंस हो गया, S कर दो, और L/A ऊपर सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स। और इसको हम मीटर इनवर्स भी ले सकते हैं, बट केमिस्ट्री में सेंटीमीटर वाली यूनिट आपके सिलेबस में चलेंगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो अभी हमारा इसका यूनिट हो गया, ये 14 हो गया। अब 15 में आते हैं। 15 में हमारा होता है लेमडा m इक्वल टू 1000 कप्पा/m। यहाँ पे लेमडा m होता है मोलर कंडक्टिविटी। कप्पा आपको पता ही है, बताया मैंने, कंडक्टिविटी, और m होता है मोलैरिटी। अब भैया मोलैरिटी का भी फॉर्मूला, इसका यूनिट मोल लीटर इनवर्स। मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वैल्यू आती है हमारी मोल्स पर लीटर। तो ये हो गया हमारा लेमडा m की वैल्यू, ये हो गई मोलर कंडक्टिविटी। एक और फॉर्मूला है जिसको आप लोग मिस कर देते हो, जिसको आपको एक फॉर्मूला नहीं मानते हो, वो है डिबाई हकल ऑनसेगर। 3 लोगों ने मिलके दी इक्वेशन, वो है लेमडा m नॉट माइनस a अंडर रूट c
ये हमारा फॉर्मूला है एंड दैट वाज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट्स डिबाई, हकल एंड ऑनसैगर। 3 लोगों ने दिया और ये आप फॉर्मूला मिस कर देते हो। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो आप इसको देख सकते हो पेज नंबर NCERT में पेज नंबर 81 में आपको नीचे साइड में ये फॉर्मूला दिखाई देगा। आप इसको देखिए आराम से। और ये फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पर लैम्डा m है मोलर कंडक्टिविटी। देखिए इस फॉर्मूले को ISC बोर्ड में ऐसे लिखा होगा या इन्फिनिटी लिखा होगा, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, लैम्डा m नॉट लिखो या इन्फिनिटी लिखो, ये होती है मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर ये होता है। जब पानी मिलाते, इतना मिला दें, जब पानी जब मिलाते हैं किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। किसी सॉल्यूशन का हमने मोलर कंडक्टिविटी निकाली, उसमें थोड़ा पानी डाला, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया, तो हम देखते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। थोड़ा पानी और मिलाया यानी और डाइल्यूट किया, लैम्डा m की वैल्यू और बढ़ गई, और मिलाया और बढ़ गई, लेकिन अब और मिलाया तो नहीं बढ़ रही है। यानी बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो हाईएस्ट पे पहुंचेगी, वो कहलाएगी लिमिटिंग वैल्यू। याद कर लेना, ये लिमिटिंग वैल्यू भी इसको कहते हैं। ये वैल्यू होती है लिमिटिंग, मतलब ये कांस्टेंट होती है एक तरह से एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। अच्छा, ए जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, और जो सी होता है वो होता है कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। तो ये है डिबाई, हकल, ऑनसैगर इक्वेशन। और अब हमारा इस आखिरी फॉर्मूला है जो आपका यूज़ होना है, वो है आपका कोलरॉश लॉ। ये है हमारा, तो बड़ा सिंपल है। ये हमारा लगता है हमेशा एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, तो वैसा इसका फॉर्मूला नहीं है जिसको हम असल में फॉर्मूला कहें। जैसे मान लीजिए हमें NaCl पे लगाना है, हम इसको आयंस में ब्रेक कर लें पहले, फिर इसमें अप्लाई कर दें। इधर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कोलरॉश लॉ, अप्लाई किया तो ये मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल का जो मोलर कंडक्टिविटी होगी लैम्डा NaCl, देखो ये एक लैम्डा होता है स्मॉल लैम्डा, ये आयन के लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है, ये कैपिटल लैम्डा है, ये पूरे कंपाउंड के लिए, पूरे NaCl के लिए यूज़ किया, इक्वल टू लैम्डा Na प्लस, लेकिन इन्फिनाइट डाइल्यूशन लगाना ज़रूरी है। ये एक फॉर्मूला हमारा बना। जैसे मान लो CaCl2 होता तो Ca लिखा, 2Cl माइनस लिखा, अप्लाई कर दिया कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ सिर्फ इतना है, ऐसे इक्वेशन बनाओ। अब यहाँ लिखो लैम्डा CaCl2, पूरे कंपाउंड के लिए लैम्डा, यहाँ नॉट जरूर लगाना, और अगर ISC बोर्ड में हो तो इन्फिनिटी लगाना, और बाकी रीजनल बोर्ड वाले अपनी बुक को देखना, NCERT में यही सिंबल यूज़ होता है, नॉट। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई हमारी, इस पे चार्ज ही होगा ना, लैम्डा Ca2 प्लस प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट Cl माइनस, यानी कि जो कोफिशिएंट होगा उसको भैया मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 2 था तो 2 को मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया। थोड़ा सही से लिख दूँ, थोड़ा मैं इसको सही से लिख देता हूँ, ये तो आप नोट कर चुके होंगे, मैं सही से थोड़ा लिख देता हूँ। देखिए लैम्डा CaCl2, नॉट लगाना ज़रूरी है, नॉट नहीं लगाओगे तो ये इक्वल नहीं होगा।
और यहाँ पे क्या हो गया, लेमडा Ca2 प्लस नॉट प्लस 2 इंटू लेमडा नॉट Cl माइनस। ये इसका तरीका होता है। तो ये हमारा कोलरॉस लॉ हुआ। उसके बाद इसमें कोई फार्मूले जैसी चीज़ नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों का भला होगा, आपके 5 नंबर ये तैयार होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।